अमेरिका जाना चाहते हैं, फोटो क्लिक करवाना चाहते हैं टाइम्स स्क्वायर पे, लेकिन कंफ्यूज है वीज़ा कैसे अप्लाई करें। तो जनाब आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2026 में आपको यूएस वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। जनाब मेरा नाम है सचिन और मैं 24 साल का हूँ। मैं पिछले 4-5 साल से ट्रैवल कर रहा हूँ। थोड़े बहुत वीडियोस बनाए थे जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, आप चाहें तो वो जाके देख सकते हैं। तो जनाब आज के इस वीडियो में हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं यूएस वीज़ा 2026 में। तो जनाब यूएस वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू नहीं जाना होता है। जैसे हम लोग शेंगन वीज़ा अप्लाई करते हैं या फिर जापान वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हमको जाना होता है वीएफएस के थ्रू। तो उस केस में वीएफएस हमारी एप्लीकेशन हैंडल करती है जो कि एम्बेसी को जाती है, फिर हमारा वीज़ा अप्रूव होके आता है। लेकिन यूएस वीज़ा के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको वीज़ा खुद ही अप्लाई करना होता है। सारा प्रोसेस आपका ऑनलाइन होता है। आपको ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करना होता है, फिर आपके बायोमेट्रिक्स होते हैं, फिर आपका इंटरव्यू होता है। तो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे वीज़ा अप्लाई करना है। तो अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है और आपने कभी भी वीज़ा अप्लाई नहीं किया है और डायरेक्ट आप यूएस वीज़ा लेना चाहते हैं तो ये आपका बेस्ट अटेम्प्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका पहला ही अटेम्प्ट में अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो गया तो फिर आपके पासपोर्ट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। मान लीजिए अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है जब आप दोबारा वीज़ा अप्लाई करेंगे। लेकिन आप ट्राई करिए, अगर आपका वीज़ा पहले रिजेक्ट हुआ है तो आप किसी और सिटी में आप वीज़ा अपॉइंटमेंट लेके आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप वीज़ा अप्लाई ज़रूर करिएगा। अगर एक बार रिजेक्ट हुआ है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको वीज़ा दोबारा नहीं मिलेगा, बस आपका प्रोफाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो जनाब वीज़ा आपको तभी अप्लाई करना है जब या तो आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपकी जॉब है, या फिर आप एक कोई बिजनेस करते हैं। तो उस केस में अगर आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं वीज़ा अप्रूव होने के। मान लीजिए आप घर पे नल्ले बेरोज़गार बैठे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं यूएस वीज़ा अप्लाई कर देता हूं और मेरा वीज़ा अप्रूव होके आ जाएगा। तो देखिए जनाब, जब आप अप्लाई करेंगे और यूएस वीज़ा आपकी यूएस एम्बेसी जब आपकी प्रोफाइल देखेगी तो उनको लगेगा कि आप एक इलीगल तरीके से आप यूएस जाना चाहते हैं और आप वहाँ पे जाएंगे और आप वापस बिल्कुल नहीं आएंगे। तो इसीलिए जब भी आप कोई काम कर रहे हो तभी आप यूएस वीज़ा अप्लाई करें, ताकि आपके चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। देखिए जनाब, यूएस वीज़ा को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो पहली कैटेगरी जो होती है वो होती है एक इमिग्रेंट वीज़ा, और जो दूसरी कैटेगरी होती है वो होती है नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। हम इस वीडियो में बात करेंगे नॉन इमिग्रेंट वीज़ा की, कि नॉन इमिग्रेंट वीज़ा में जो कि जनरली आपका टूरिस्ट वीज़ा होता है, आपका बिजनेस वीज़ा होता है, आपका स्टडी वीज़ा होता है, वर्किंग वीज़ा होता है। तो ये सारे वीज़ा हमारे नॉन इमिग्रेंट वीज़ा में आते हैं। और जो इमिग्रेंट वीज़ा होता है उसमें आपसे कोई, मान लीजिए आपका कोई फैमिली मेम्बर यूएस में रहता है, एक ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो एक इमिग्रेंट के तरीके में आप उसको कैटेगरी में आप ला सकते हैं। तो वो उसका प्रोसेस काफ़ी लेंदी है। कभी और उस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, किसी और वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बात करेंगे नॉन इमिग्रेंट वीज़ा की और ख़ास करके हम लोग बात करेंगे टूरिस्ट वीज़ा की। नॉन इमिग्रेंट में भी आपके 4 टाइप के वीज़ा होता है। पहला होता है आपका टूरिस्ट वीज़ा, जो कि खासकर टूरिज़्म या फिर बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं B1 B2 वीज़ा। फिर आता है आपका स्टडी वीज़ा जो कि F1 वीज़ा की कैटेगरी में आता है। फिर आता है आपका वर्क वीज़ा जो कि H1B और L1 की कैटेगरी में आता है। फिर आता है आपका एक्सचेंज वीज़ा जो कि J1 की कैटेगरी में आता है। हम लोग बात करेंगे इसमें B1 B2 वीज़ा के बारे में, जो कि टूरिज़्म के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको वीज़ा अप्लाई कैसे करना है, कहाँ अप्लाई करना है, मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, और लास्ट में थोड़ी बहुत टिप्स मैं आपको ज़रूर दूंगा इस वीडियो के एंड में। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो देखिए जनाब, यूएस वीज़ा के टोटल 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है आपका DS-160 फॉर्म, यानी कि आपका DS-160 फॉर्म भरना, आपको उसकी एप्लीकेशन फ़ीस भरनी होती है। फिर आता है आपका दूसरा स्टेप जो कि है आपका वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर। फिर आता है आपका थर्ड स्टेप जो कि है एम्बेसी में जाके इंटरव्यू देना। तो ये 3 टोटल आपके स्टेप्स हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप को कैसे क्या करना है और कैसे कहाँ अप्लाई करना है और क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। तो जो पहला स्टेप है यानी कि DS-160 फॉर्म भरना, वो आपका मेन स्टेप है। यानी कि वही आपका एक, मान लीजिए, वीज़ा डिसाइड करेगा कि आपको वीज़ा एम्बेसी देगी या फिर नहीं देगी। तो DS-160 फॉर्म या तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं उसको भरवाने के लिए, या फिर आप चाहें तो मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं आपको कैसे भरा जाए वो DS-160 फॉर्म।
जनरली आपसे उसमें बेसिक डिटेल ही मांगी जाती हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको ये चीज़ इसमें समझ नहीं आ रही है, हमको इसमें भरने में ये दिक्कत आ रही है। तो उस केस में अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप किसी और की हेल्प ले सकते हैं DS 160 फॉर्म को भरने में। तो जनरली DS 160 फॉर्म में जो आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है वो आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आप क्यों जा रहे हैं, किस डेट को जा रहे हैं और आप काम क्या करते हैं, और थोड़ी बहुत आपसे पर्सनल डिटेल्स भी मांगी जा सकती हैं, आप कहाँ रुकेंगे। DS 160 फॉर्म जब भी आप भरते हैं तो आपको कोई भी फ़्लाइट टिकट आपसे नहीं मांगी जाती है, तो आपको कोई भी फ़्लाइट रिजर्वेशन कराने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। DS 160 फॉर्म कहाँ भरा जाता है उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप डायरेक्ट वहाँ से जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म भरने के बाद आपको फीस पे करनी होती है। अब बात कर लेते हैं हम लोग US वीज़ा की फ़ीस कितनी है। तो जनाब 2025 तक US वीज़ा की जो फ़ीस हुआ करती थी वो थी $185, यानी कि भारतीय रुपए में देखा जाए तो करीब 15 से 15,500 रुपये के आसपास। डिपेंड करता है US डॉलर का रेट क्या चल रहा है। हाँ, मुझे लगता है हाल फिलहाल में तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे 2 फीस भरनी पड़ेंगी 2026 में US वीज़ा के लिए। पहली, जब आप DS 160 फॉर्म भरेंगे तो आपको $185 तो आपको पे करने ही होंगे। अलग से आपको $220 यानी कि $220 आपको अलग से पे करने होंगे, जो कि वीज़ा इंटीग्रिटी के नाम पे आपसे लिए जाते हैं। तो अगर आप मोटा मोटा देखेंगे तो 2026 में आपको US वीज़ा की जो फ़ीस पड़ेगी वो पड़ेगी करीब मान लीजिए 35 से 40 हज़ार रुपये के आसपास। हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा US वीज़ा की फ़ीस बढ़ गई है। तो उस केस में जब भी अब मान लीजिए अगर आप अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से अपनी प्रोफाइल जो है आप एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बना के ही US वीज़ा के लिए अप्लाई करें, ताकि आपको दोबारा से आपको अप्लाई करने की नौबत ना आए। तो जनाब जैसे ही आप US वीज़ा की फ़ीस आप भर देते हैं तो उसके बाद स्टेप आता है अपॉइंटमेंट बुक करने का। जैसे ही आपकी वीज़ा फ़ीस भर जाएगी तो आप दूसरे पोर्टल पे आप चले जाएंगे जहाँ पे आपसे अपॉइंटमेंट डेट्स आपसे मांगी जाती हैं। तो आप उस केस में अपॉइंटमेंट देख सकते हैं कि किस डेट की आपको अपॉइंटमेंट मिल रही है। आप चाहें तो किसी एजेंट के थ्रू आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जो कि बट आपको वो काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। लेकिन ट्राई करिए, अगर आपको कोई जल्दी नहीं है तो नॉर्मल अपॉइंटमेंट भी आपको मिल जाएगी। हालांकि थोड़ा वेट ज़्यादा है, बट अगर आप रेगुलर देखते रहेंगे कि किस डेट की अपॉइंटमेंट मिल रही है, आपके कोई भी फेसबुक ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप खुद भी रेगुलर चेक कर सकते हैं, ताकि आपको जल्द से जल्द कोई अपॉइंटमेंट डेट मिल जाए। तो एक बार आपने जैसे ही अपॉइंटमेंट बुक कर ली तो उसके बाद आपके पास DS 160 फॉर्म का प्रिंट आउट होता है और एक आपके पास आपकी अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन होती है। तो जनाब अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे स्टेप के बारे में, जो कि है आपका वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर। वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, अगर आप ये वीडियो दिल्ली के आसपास किसी भी शहर से देख रहे हैं, जो आपका वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है वो है शिवाजी स्टेडियम में मेट्रो स्टेशन के नीचे, जहाँ पे मोस्टली सारी कंट्रीज़ के आपको वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर मिल जाएंगे। तो वहीं पे ही US वीज़ा का भी है। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर के लिए जाएं जहाँ पे आपके बायोमेट्रिक्स होंगे, तो वहाँ पे कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एप्लीकेशन सेंटर के अंदर अलाउड नहीं है। तो अगर आप अकेले जा रहे हैं या फिर आप किसी और के साथ जा रहे हैं तो आप या तो उनको अपना सामान दे दीजिए, या फिर आप मान लीजिए अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो दिल्ली एयरपोर्ट पे DMRC के लॉकर की सुविधा आपको अवेलेबल है। तो कुछ 150 से 200 रुपये के आसपास प्रति घंटे के हिसाब से आपको लॉकर की सुविधा मिल जाएगी। तो आप वहाँ पे सामान जमा कर सकते हैं। तो जनाब आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए अब? तो जब भी आपका वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में बायोमेट्रिक है तो आपको चाहिए आपका DS 160 फॉर्म प्रिंट आउट, और आपका अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन, और आपका पासपोर्ट। तो आप इन तीनों की कॉपी वहाँ पे ले जाइए, और हो सके तो आप अपने साथ एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी ले जाइए। हालांकि वो वहाँ पे खींचते हैं, लेकिन ट्राई करिए अपने साथ ले जाने के लिए, जो कि लेटेस्ट होनी चाहिए। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर के टाइम पे ले जाने होते हैं। तो जैसे ही आपका बायोमेट्रिक ख़त्म होता है, आपके पास अब जाना होता है आपको थर्ड स्टेप के लिए। तो जब भी आपका इंटरव्यू है तो इंटरव्यू के टाइम पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं वो मैं आपको अब बता देता हूँ। तो जनाब पहला डॉक्यूमेंट है आपका पासपोर्ट, जो कि 6 महीने वैलिड होना चाहिए। फिर दूसरा डॉक्यूमेंट है आपका DS 160 फॉर्म, जो कि आप जिस पे आपकी स्टैंप लगी होनी चाहिए जब आपने बायोमेट्रिक कराया था। फिर है आपका अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन, जो अपॉइंटमेंट की डेट उसमें लिखी हुई है आपकी, तो वो आपको ले जानी होती है। तो जनाब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आपको ले जाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आप प्रूफ ऑफ इनकम ले जा सकते हैं, यानी कि आपकी सैलरी स्लिप, आपका टैक्स
यानी कि 3 साल का आपका ITR वो आप ले जा सकते हैं अगर आप एक सैलरी पर्सन हैं तो जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ से एक लेटर भी आप ले जा सकते हैं एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पे। फिर आप अपनी ट्रैवल आइटनरी भी ले जा सकते हैं बना के कि मेरा ट्रैवल प्लान ये है, मैं इस डेट को यहाँ जाऊँगा, इस डेट को यहाँ जाऊँगा और इस डेट को वापस इंडिया आ जाऊँगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप ले जा सकते हैं अपनी कॉलेज ID, आपके पास एक लीव लेटर होना चाहिए आपके कॉलेज से या फिर एक स्कूल से, तो आप एज अ स्कूल स्टूडेंट आप ये सब डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले जा सकते हैं। और फाइनेंशियल प्रूफ के लिए आप अपने पेरेंट की बैंक स्टेटमेंट ले जा सकते हैं जिस पे उन बैंक का स्टैम्प होना चाहिए, और आप फादर से आप एक NOC भी ले जा सकते हैं या फिर आप एक कॉलेज से भी NOC लिखवा के आप अपने साथ ले जा सकते हैं। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं जब आपका वीज़ा इंटरव्यू है। तो जनाब हमने तीनों स्टेप जो है कवर कर लिए हैं कि आपको DS-160 फॉर्म कैसे भरना है, आपको वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में आपका बायोमेट्रिक्स कैसे होगा, आपका इंटरव्यू के टाइम पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ ले जाने हैं। तो जनाब ये सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब जो आपका वीज़ा है वो एक्चुअल में US एम्बेसी के हाथ में होता है कि आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और जो भी आपका बैकग्राउंड, जो भी आपकी प्रोफाइल है उसके हिसाब से US एम्बेसी डिसाइड करती है कि आपको वीज़ा देना है या फिर नहीं देना है। और वो वीज़ा देंगे तो कितने दिन का वीज़ा देंगे, या फिर आपको 10 साल का वीज़ा देंगे या फिर आपको हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए वीज़ा दें। लेकिन जनरली जब भी US वीज़ा मिलता है मान लीजिए तो उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 10 साल की होती है। मेरा जो US वीज़ा अप्रूव हुआ है वो 10 साल का वीज़ा अप्रूव हुआ है जो कि B1 B2 टूरिस्ट कैटेगरी का वीज़ा है। तो जनाब अब बात कर लेते हैं US वीज़ा इंटरव्यू के क्वेश्चंस के बारे में। US वीज़ा इंटरव्यू के टाइम पे आपसे कुछ इस तरीके के सवाल आपसे किए जा सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पे क्या काम करते हो, आपका जॉब क्या है, आप किस कॉलेज में पढ़ते हो, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपका बिजनेस क्या है, आप US क्यों जाना चाहते हो और आपको इसी जगह पे क्यों जाना है, और आपका रिलेटिव तो कोई US में नहीं रहता है। मान लीजिए अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपसे पूछ सकते हैं कि आपका फाइनेंशियली सपोर्ट आपका कौन कर रहा है US वीज़ा के लिए। तो ये इस तरीके के थोड़े सवाल आपसे किए जा सकते हैं US वीज़ा के इंटरव्यू के टाइम पे। बहुत ही सिंपल से सवाल होते हैं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि मैं थोड़ा अनप्रिपेयर हूँ इस चीज़ के लिए तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी US वीज़ा की इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा एक इंटरव्यू होता है। तो जनाब अब बात कर लेते हैं मेरे US वीज़ा इंटरव्यू के क्वेश्चंस के बारे में कि मुझे US वीज़ा कैसे मिला। तो जनाब मैंने खुद से अप्लाई किया था, मैंने किसी भी एजेंट की हेल्प नहीं ली थी, मैंने अपॉइंटमेंट भी खुद से बुक करी थी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मुझसे क्या सवालात किए गए। तो जो पहला सवाल था वो था कि मेरा नाम क्या है, मेरा नाम पूछा गया। फिर मेरे से मेरी डेट ऑफ बर्थ पूछी गई। फिर मेरे से पूछा गया कि मैं क्या काम करता हूँ। तो जनाब मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैंने उनको बताया कि मैं एक स्टूडेंट हूँ अभी। और फिर मेरे से पूछा गया कि आप अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं, आपका पर्पस ऑफ विज़िट क्या है। तो मैंने उनको बताया कि मैं ट्रैवल के लिए जाना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि आपका जो ट्रैवल जो स्पॉन्सर है वो कौन कर रहा है। तो मैंने बताया कि मेरे पास थोड़ी बहुत सेविंग्स हैं और फाइनेंशियली फंडिंग के लिए मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट है। तो ये कुछ सवालात मेरे से किए गए थे मेरे US वीज़ा के टाइम पे। और मेरा शायद 1 से 1.5 मिनट का इंटरव्यू चला होगा और मैंने जो इंटरव्यू दिया था वो इंग्लिश में था। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है, आप या तो हिंदी में भी इंटरव्यू दे सकते हैं या फिर आप इंग्लिश में भी इंटरव्यू दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है टोटली आपके ऊपर कि आप किस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जनाब मान लीजिए अगर आपका वीज़ा इंटरव्यू चल रहा है और वीज़ा ऑफिसर ने आपका पासपोर्ट रख लिया है तो 99% केस में मान लीजिए आपका वीज़ा अप्रूव हो चुका है। और अगर आपका पासपोर्ट वीज़ा ऑफिसर ने उसी टाइम पे वापस कर दिया है तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है। इंडिया में मोस्टली किसी भी आप एम्बेसी में अगर आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपसे आगे जो लोग खड़े हुए हैं अगर उनका पासपोर्ट अगर उनको तुरंत वापस कर दिया गया है तो उनका वीज़ा ऑन स्पॉट रिजेक्ट कर दिया गया है। अगर वो लोग पासपोर्ट रख लेते हैं तो हो सकता है आपका वीज़ा अप्रूव हो गया हो। 99% केसेस में यही होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ये भी हुआ है कि उनका पासपोर्ट रख लिया गया है, फिर US एम्बेसी ने उस टाइम पे उनको ये भी नहीं बताया कि हमने आपका वीज़ा रिजेक्ट किया है या फिर अप्रूव किया है। वो लोग आपसे वेट करने के लिए भी बोल सकते हैं। तो टोटली डिपेंड करता है वीज़ा ऑफिसर के मूड के ऊपर। तो जनाब कुछ टिप्स हैं इस वीडियो में मैं आपको देना चाहूँगा
अगर आप यूएस वीज़ा का अप्लाई करने का सोच रहे हैं या फिर आपका इंटरव्यू आने वाला है कुछ दिनों में। मेक श्योर करिए कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो आप ड्रेस प्रॉपरली एक तरीके से आप एक अच्छे कपड़े पहन के जाएं। फिर जब भी आप इंटरव्यू दें तो आप ट्राई करें कि आप कॉन्फिडेंस के साथ आप बोलें। आप ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी ना हो और ज़्यादा आप होपलेस भी ना हो। आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए इंटरव्यू के टाइम पे। तो आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करके जाएं अगर आपने इससे पहले कभी भी कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया है तो। जब भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट करें, हिंदी या इंग्लिश, तो आप ट्राई करें कि आप इंग्लिश में वीज़ा इंटरव्यू दें। अगर आप एक यंग हो, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो, तो आप ट्राई करें कि आप इंग्लिश में इंटरव्यू दें। क्योंकि अगर आपको जब भी आप यूएस जाएंगे तो इमिग्रेशन के टाइम पे भी आपको इंग्लिश में ही जवाब आपको वहाँ पे देना है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें, आप थोड़ा प्रैक्टिस करके जाएं तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी। तो जब भी आप यूएस वीज़ा के लिए जाएं तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मान लीजिए आपके पास कोई लोकल लैंग्वेज का डॉक्यूमेंट है, आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो गया या फिर कोई भी एनी अदर आपके पास डॉक्यूमेंट है जो कि लोकल लैंग्वेज में है या फिर हिंदी लैंग्वेज में है, तो ट्राई करिए कि आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके या फिर एक प्रिंट आउट आप इंग्लिश में उसका निकाल के ले जाइए। तो ताकि यूएस वीज़ा जो ऑफिसर हैं वहाँ पे उनको दिक्कत ना आए पढ़ने में। और अपने साथ सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाइए क्योंकि उनका कुछ नहीं पता, वो आपसे कुछ भी मांग सकते हैं। तो जितने भी आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आपका एम्प्लॉय का डॉक्यूमेंट हो, चाहे आपका स्टूडेंट का हो या फिर आपके बिजनेस का हो, तो आप वो सारे डॉक्यूमेंट अपने साथ ले जाइए। क्योंकि वीज़ा ऑफिसर आपसे कुछ भी मांग सकता है और उस टाइम पे अगर डॉक्यूमेंट वो आपके पास नहीं हुआ तो आपको दिक्कत थोड़ी बहुत हो सकती है। तो इंटरव्यू के टाइम पे कभी भी वीज़ा ऑफिसर के साथ आप आर्ग्यूमेंट ना करें। मान लीजिए अगर आपका वीज़ा अप्रूव नहीं हुआ और उन्होंने पासपोर्ट आपका वापस दे दिया, तो आप उनसे सवालात ना करें कि क्यों हो गया, ये हो गया, क्योंकि वो आपको रीज़न नहीं बताएंगे। हो सकता है अगर आप जब भी आप आर्ग्यू उनसे करें तो उस केस में आपकी एंट्री हमेशा के लिए यूएस में बैन कर दी जाए, आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। और आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब भी आप बायोमेट्रिक के टाइम पे या फिर आपका इंटरव्यू के टाइम पे आप टाइम से पहले वहाँ पे पहुँचें। कम से कम आप ट्राई करें आधा घंटा या फिर 40 मिनट पहले आप वहाँ पे पहुँच जाएं। अगर आप लेट हुए तो उस केस में आपकी गलती होगी और आपको दोबारा से फॉर्म भरना पड़ेगा और दोबारा से आपको यूएस वीज़ा की फ़ीस आपको दोबारा पे करनी पड़ेगी। तो जनाब, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अगर आपके कोई भी डाउट रह गए हो, आपको कोई भी हेल्प चाहिए, तो जनाब प्लीज़ कॉन्टैक्ट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।